विशाल और उसकी काली दुनिया का अंत हो जाता है और तीनों बॉयज अपनी अपनी वाइफ के साथ बिला ऑफिस से आ जाते हैं और साथ अक्षत भी। उन सबको घर छोड़ के अक्षत अपना काम हैंडल करने के लिए ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो किसी के भी सामने जाहिर नहीं होने देता है। उसे अभी कुमकुम को भी तो ढूंढना था, इसलिए खुद को मजबूत बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। वो ऑफिस चला जाता है और अपने सारे सोर्सेस को कुमकुम को ढूंढने में लगा देता है। उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब उसका कौन सा नया दुश्मन पैदा हो गया जिसकी नज़र कुमकुम पे है। लेकिन ये जो भी है, उसको वो छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। बस उसे किसी भी तरह से अब कुमकुम को ढूंढना था। वहीं दूसरी ओर बिला में छाया रूम में जाते ही खुद को वॉशरूम में लॉक कर लेती है। छाया शावर के नीचे बैठ जाती है और खुद को रगड़ रगड़ के साफ करने लगती है। कबीर बाथरूम के बाहर खड़ा डोर खुलवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन छाया डोर ओपन ही नहीं कर रही थी। कबीर को उसकी फिक्र होने लगी थी, लेकिन छाया तो बस रो ही जा रही थी। वो कबीर को कोई जवाब नहीं दे रही थी। कबीर से जब और सब्र नहीं होता तो वो बाथरूम का डोर तोड़ देता है। अंदर छाया ने खुद की हालत बहुत बुरी बना ली थी। उसकी पूरी बॉडी रेड हो चुकी थी। कबीर उसके पास जाने लगता है तो छाया उसे रोकते हुए बोलती है, प्लीज मेरे पास मत आइए, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। उन गंदे लोगों ने मुझे हाथ, इतना कहकर छाया बोल पाती है कि कबीर उसके पास पहुंच जाता है और उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है। कबीर छाया को चुप करवाते हुए बोलता है, चुप, बिल्कुल चुप। खबरदार जो एक और वर्ड अपने मुंह से निकाला तो तुम मेरे काबिल हो या नहीं, ये डिसाइड मैं करूँगा। तुम होती कौन हो ये जज करने वाली। कबीर छाया को अपनी गोद में उठा के वॉशरूम से बाहर ले जाता है और उसे बिस्तर पे बिठा देता है और खुद उसके लिए कपड़े लेने के लिए चला जाता है। वो अपनी एक सेट लेकर आता है और छाया को देते हुए बोलता है, लो जल्दी से चेंज कर लो। अगर मैं चेंज करने पे आया तो फिर तुम्हें कुछ पहनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना बोल के कबीर अपनी एक आँख को बिग कर देता है और छाया उसका मतलब समझ के शर्म से एकदम से लाल हो जाती है। छाया जल्दी से सेट लेकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है और कबीर उसकी जल्दीबाजी को देख के मुस्कुरा उठता है। वो किसी को कॉल करके छाया के लिए कपड़े मंगाने लगता है। छाया को वॉशरूम में गए काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आई थी। कबीर को लगता है कि कहीं उसने फिर से रोना तो शुरू नहीं कर दिया। वो बिना नॉक किए ही वॉशरूम में घुस जाता है। अंदर छाया अपने बालों को उस ब्लेड के हुक से बचाने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन उसके हाथ ही नहीं पहुंच रहे थे। कबीर उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और उसके खुले कमर पर अपने दोनों हाथों को रखकर बहुत ही एहसास के साथ उसके कान में किस करने लगता है, और मैं मदद कर दूं। छाया कबीर को कोई जवाब नहीं देती और अपने हाथ नीचे कर लेती है और अपनी पलकें भी झुका लेती है, जैसे उसे हाँ बोल रही हो। कबीर के फेस पर एक स्माइल आ जाती है
कबीर छाया के बालों को हुक से निकाल देता है और हुक भी खोल देता है। छाया कस के अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है। कबीर अपने दांतों से ही उसके बैलेट की ड्रिप को उसके कंधे से सरका देता है और उसके कंधे पर अपने ओंठों को रख देता है। छाया भी खुद को कबीर की बाहों में ढीला ही छोड़ देती है। कबीर उसके बैलेट्स को निकाल कर फेंक देता है। कबीर के हर एक मूव से छाया मचलने लगती है और एकदम से पलट जाती है और कबीर के गले लग जाती है। कबीर भी उसे कस करके अपनी बाहों में भर लेता है। कबीर छाया को गले लगाए ही अपने हाथों को नीचे की ओर ले जाने लगता है। छाया अपनी आंखें बंद कर लेती है। कबीर उसे बाहों में उठाकर उसे रूम पर लेकर चला आता है और बिस्तर पर लिटा देता है। कबीर अपने सारे कपड़ों को उतार देता है और फिर छाया के ऊपर आ जाता है। कबीर छाया की बॉडी के हर एक पार्ट पे अपने होंठ रखकर उनमें अपना एहसास छोड़ने लगता है। थोड़ी ही देर में वो दोनों अपने प्यार के समुंदर पर गोते लगा रहे होते और उस रूम में पूरी छाया की सिसकियां गूंज रही थीं और कबीर उसे अपने प्यार का एहसास करा रहा था। वहीं मिहिर और मानवी के रूम में मानवी मिहिर के लगे गले बस रोए ही जा रही थी। उसे अब भी डर लग रहा था। वहीं मिहिर उसको शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। उसको सब कुछ एक बुरे सपने की तरह भूल जाने को बोल रहा था। मानवी मिहिर के सीने में एक बच्चे की तरह डुबकी हुई थी। थोड़ी देर में मानवी शांत होती है तो मिहिर उसे कुछ देर सोने का बोलता है, लेकिन मानवी तो उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। वो और भी कस के उसके गले लग जाती है और फिर उसको देखते हुए बोलती है, मुझे शावर लेना है और तुम्हारे हाथों से और सिर्फ शावर ही लेना है। मानवी की बात सुन के मिहिर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगता है और बोलता है, बीवी तुम मुझे चाकू चलाने को भी बोल रही हो और चोट भी नहीं लगनी चाहिए। मिहिर के पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वो मानवी को वॉशरूम पर लेकर चला जाता है और बाथ टब पर बैठा देता है। उसके बाद खुद भी अंदर आ जाता है और उसकी बॉडी को क्लीन करने लगता है। मिहिर बहुत ही मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रखता है। मानवी को फील होता है। वो मिहिर को पलट देती है और उसके ऊपर आकर अपनी होंठ रखकर उसके होंठों पर होंठ रखकर मिहिर को खुद में समा लेती है। दोनों ही बाथ टब में ही प्यार करने लगते हैं। जहाँ इन दोनों जोड़ियों पर प्यार की खुमारी छाई हुई थी, वहीं जिया और राज के रूम में कुछ अलग ही कांड चल रहा था, क्योंकि राज ने अपनी प्यारी बीवी का मूड ठीक करने के चक्कर में ले लिए थे उससे पंगे। और फिर जब सैनी के मुंह में हाथ दे दिया था तो काटना तो था ही। दरअसल हुआ ये था कि राज जिया को गोद में उठाए अपने रूम में आता है, लेकिन जिया का मूड बहुत ख़राब था। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, इसलिए राज उसका मूड ठीक करने के लिए जल्दी और हाँफते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। राज की हालत देख के जिया चिंता के मारे उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? राज जोर जोर से सांसें लेते हुए बोलता है, अभी तक तो ठीक थी बीबी, लेकिन अब जब इतनी बड़ी भैंस को गोद में उठा के चलूँगा तो तबीयत खराब तो होन तो दूर की बात है। मुझसे तो लगता है थोड़ी देर में मेरी ऊपर की टिकट ही कट जाएगी। राज की बातों को सुनकर जिया को बहुत गुस्सा आता है
और वो गुस्से से चीखते हुए बोलती है, अभी के अभी मुझे नीचे उतारो। राज जिया के एकदम चिल्लाने से डर जाता है और जिया को भी छोड़ देता है। जिया फर्श पर गिरती है और उसकी कमर पर चोट लग जाती है। वो अपनी चोट को भूल के खड़ी हो जाती है और गुस्से में अपने दांतों को खींचते हुए राज से बोलती है, कीचड़ में लौटने वाले सुअर, टूटी हुई बियर, 800 किलो के मिनी एलिफेंट, 900 किलो के बिना सींग के गेड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भैंस बोलने की, ऊपर से मुझे गिराने की। खुद के लिए जिया के इतने मीठे बोल सुन के राज को भी बहुत गुस्सा आने लगता है और उसका ईगो हर्ट हो जाता है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत से सुबह के 4 बजे उठ के अपनी ये एब्स वाली बॉडी बनाई थी, जिससे उसकी बीवी ने सिर्फ कुछ सेकंड में ही ताता थैया कर दिया था। राज सलमान खान स्टाइल से अपने सेट को बॉडी से अलग करता है और फिर जिया को कमर से पकड़ के खुद से चिपका के बोलता है, ये देखो, ये अपने एब्स को उसके हाथ रखकर मैंने तुम्हारी तरह आलू के 40 पराठे ठोस के नहीं बनाए हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, और तुम्हें मैं हाथी नज़र आता हूँ। जिया राज की बातों का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसके कमर में दर्द हो रहा था और उसके चेहरे पर भी दर्द उभर आया था। राज उसको वैसे देख के पूछता है, क्या हुआ गधे, पहले तो खुद मुझे चोट देते हो और फिर ये झूठी फिकर। जिया थोड़ा नाराजगी से बोलती है। राज कंफ्यूज सा उसे देखता है और उसे थोड़ी देर पहले जिया का गिरना याद आ जाता है। वो उसे बेड पे लिटा देता है और उसकी कमर पे ऑयलमेंट लगाने लगता है। उसके हाथ जिया की कमर पर चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसके हाथ अपना कंट्रोल खो के ऊपर नीचे चलने लगते हैं। राज अपना कंट्रोल खो देता है, वहीं जिया भी उसके छूने से पिघलने सी लगती है। वो भी मदहोश हो रही थी। राज एक झटके से उसकी बॉडी से सारे कपड़ों को अलग कर देता है और अपने प्यार का एहसास कराने लगता है। थोड़ी देर के बाद दोनों ही थक के एक दूसरे की बाहों में भरकर आराम से सो जाते हैं। नेक्स्ट डे सब लोग एयरपोर्ट पे होते हैं। अक्षत रात भर बिला नहीं आया था, वो डायरेक्ट एयरपोर्ट ही आ जाता है और थोड़ी देर में सब लोग इंडिया के लिए उड़ान भर लेते हैं। सब लोग अक्षत की हालत को अच्छी तरह से समझ रहे थे, इसलिए कोई भी ज़्यादा सवाल नहीं करता है। कुछ घंटों की उड़ान के बाद वो वापस इंडिया पहुंच जाते हैं और एयरपोर्ट से बाहर आकर सब लोग अपनी कार में सवार होकर सिंघानिया विला के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में सब लोग घर में होते हैं। इतने दिन अपनी बच्चियों से दूर रह के सना जी भी आज आंखें झलक आई थीं। वो कस के तीनों को गले से लगा लेती हैं। वहीं कुमकुम की मॉम पारुलल, उसके पापा विवेक जी की हालत बहुत बुरी थी, लेकिन साथ ही साथ उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि उनका दामाद उनकी बेटी को ढूंढ लाएगा। सब लोग मानवी, छाया और जिया से मिलते हैं। पारुल जी अपनी बेटी को वहाँ देख कर ना अक्षत के पास जाती है और रोते हुए अपने हाथ जोड़ के बोलती है, प्लीज़ मेरी बच्ची को वापस ले आइए, पता नहीं किस हाल में होगी। वो इस वक्त विवेक जी आगे आकर अपनी वाइफ को संभालने लगते हैं। उससे पहले ही अक्षत उनके हाथ नीचे करते हुए बोलता है, आप फिक्र मत कीजिए मॉम, मैं उसे जल्द ही लेकर आ जाऊंगा। इतना बोल के अक्षत अपने रूम में चला जाता है।
थोड़ी देर में चारों लड़के और उनके साथ शान भी स्टडी रूम में होता है। मीर अपनी उंगलियों को लैपटॉप के कीबोर्ड पे नचा रहा था। अच्छा, शान को पूछता है, तुम्हें किसी पे शक है? मेरा मतलब है कुमकुम की किसी से दुश्मनी? शान कुछ सोचने लगता है। थोड़ी देर में अपने दिमाग पे जोर डाल के वो बोलता है, राम कपूर, ये किस गीत की मूली है? अच्छा, पूछता है। शान आगे बोलता है, दीप पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। अपनी स्कूलिंग के बाद उन्होंने अपनी स्कॉलरशिप से दिल्ली के सबसे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लिया था। उसी कॉलेज में राम कपूर भी पढ़ता था। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। शुरू के पहले 2 साल सब कुछ ठीक था, लेकिन लास्ट ईयर में राम पहले लंदन में पढ़ता था। जब दी लास्ट ईयर में थी तभी राम ने एडमिशन करवाया था। दी को कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई से मतलब था। वहीं राम को उसके पुराने कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया था और अपने बाप के पैसे से उसे ने एडमिशन किया था। राम दी को देखने भर से ही उसका दीवाना बन चुका था। उसने दी से बहुत बार दोस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन दी हर बार रिजेक्ट कर देती थी। राम हर वक्त दी के साथ ही रहना चाहता था, इसलिए उसने टीचर को बोल के खुद को दी को पढ़ाने के लिए बोल दिया था। एक दिन दी उसे लाइब्रेरी में पढ़ा ही रही थी और उस वक्त राम ने अपने लोगों को बोल के सबको वहाँ से भगा दिया था। उस दिन उसने ना सिर्फ दी को प्रपोज किया था, बल्कि उसने ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की थी। लेकिन इन सब में वो कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि उस दिन मैं दी को कॉलेज लेने के लिए गया था। मैंने गुस्से से राम को बहुत मारा था। मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। उसके बाद हमने पुलिस को कंप्लेन कर दी थी। राम को कॉलेज से निकाल दिया गया और उसके डैड ने उसे कहीं बाहर भेज दिया। ये तो मुझे भी नहीं पता था कि कहाँ भेजा, लेकिन जाने से पहले राम दी से मिलने आया था और उसने कहा था कि एक न एक दिन वो दी को अपना बना के ही रहेगा। राम बहुत ही सनकी आदमी था। शायद उसे कोई बीमारी थी। राम चला गया और उसे के बाद कभी लौट के नहीं आया और हम भी ये सब भूल चुके थे। लेकिन कुछ दिन पहले ही मैंने उसे एक मॉल में देखा था। मैं उसके पीछे भी गया था, लेकिन उससे पहले ही वो गायब हो गया। शान अपनी बात को ख़त्म करता है कि तभी मीर के बोलने की आवाज़ आती है। कुमकुम के मंगलसूत्र में जो जीपीएस था वो एयरपोर्ट से डिस्कनेक्ट हुआ है। उसके बाद की कोई लोकेशन ही नहीं है। अच्छा, सबकी बात सुन के जियान को कॉल करता है और उसे राम कपूर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को बोलता है। फिर मीर की तरफ मुड़ के बोलता है, मेरी शक्ल देखना बंद करो और जल्दी से एयरपोर्ट अथॉरिटी को कॉल करके सीसीटीवी फुटेज मंगाओ। थोड़ी देर में अक्षत के पास जियान होता है और उसके हाथ में एक फाइल होती है। अक्षत जियान को इशारा करता है और जियान बोलना शुरू कर देता है। सर, राम कपूर कपूर इंडस्ट्री का सीईओ है। उसके डैड और मॉम दोनों ही इस दुनिया पे नहीं हैं। पिछले 2 साल से राम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि वो मर चुका है। वो बहुत ही सन की किस्म का आदमी है। इस आदमी का दिमाग कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। 18 साल की उम्र में एक बार उसने अपनी मदर को नहाते हुए वीडियो बना ली थी, जिस पे उसने मदर ने उसको लंदन भेज दिया था। वहीं मदर ने उसको एक थप्पड़ भी जड़ दिया था।
इसलिए अपनी मदर का ही उसने काम तमाम कर दिया था और बाप ने अपनी झूठी इज्जत की वजह से अपने बेटे को बचा लिया। और सर, उस आदमी को आयुर्वेद में बहुत ही दिलचस्पी है और ये इसमें जीनियस भी है। ये आदमी तो कमीनों का सरदार निकला, कबीर बोलता है। अच्छा, जियान को ऑर्डर देते हुए बोलता है, रॉकी को अपने साथ लो और आम की इन्फॉर्मेशन निकालो। तब तक मिहिर ने भी एयरपोर्ट की सीसीटीवी फोटोज मंगवा लिया था। सब लोग ध्यान से फोटोज को देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी कुमकुम दिखाई नहीं दे रही थी। तभी राज एक कैमरा को पोज करवाते हुए बोलता है, ये देखो, उस फोटोज में एक आदमी किसी लेडी को बुर्का पहनाए व्हील चेयर पर लेकर जा रहा है। एयरपोर्ट में एंट्री करने से पहले ही वो आदमी पैकिंग में ही उस लेडी के गले से कुछ तोड़ के निकाल देता है और दूर फेंक देता है। उस वीडियो को जूम करके देखा जाता है तो वो कुमकुम का ही मंगलसूत्र होता है। कोई भी उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाता है क्योंकि उसने अपने फेस को मास्क से कवर करके रखा हुआ था। जियान जब आगे पता करता है तो सबको पता चलता है कि राम अपनी प्राइवेट जेट से कुमकुम को लेके गया है। अब सिचुएशन ये थी कि कोई भी नहीं जानता कि राम ने लैंड कहाँ करवाया। सब लोग अपना अपना दिमाग यूज करने लगते हैं। सबका अलग अलग डायरेक्शन में दिमाग जा रहा था। तभी रॉकी बाहर से आते हुए बोलता है, शायद केरला में है लेडी बॉस। रॉकी की बात सुन के सब लोग उसको घूर कर देखने लगते हैं, जैसे बोल रहे हों, अगर इसमें 1% भी झूठ हुआ तो तुम्हें हम जड़ी बूटी में निचोड़ के गरम तेल में तल के सॉस के साथ खाएंगे। रॉकी खुद को बचाते हुए बोलता है, राम को केरल में देखा गया है कल। अच्छा, अपनी जगह से उठता है और जियान को जेट रेडी करने के लिए बोलता है। कुछ ही देर में रॉकी, जियान, अच्छा और मिहिर और मानवी भी केरल के लिए निकल जाते हैं। कुछ घंटे की उड़ान के बाद वो लोग केरल में लैंड करते हैं। एयरपोर्ट के बाहर पहले ही काफ़ी सारियां गाड़ियां आकर उनके लिए खड़ी थीं। जियान आगे बढ़ के कार का डोर ओपन करता है और अक्षत अपने खतरनाक ऑरा के साथ कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। कार में ही रॉकी उसे बताता है कि उसके आदमियों ने राम पे नज़र रखी हुई है। वो कल ही यहाँ से जाने वाला है। वो लोग एयरपोर्ट से सीधा होटल की ओर चले जाते हैं। रात को सब लोग डिनर करके सो जाते हैं क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और अब जो भी होना था वो सुबह ही होना था। वहीं दूसरी ओर सिंघानिया पैलेस में कबीर की हालत कुछ खस्ता थी। बेचारा अपनी बीवी से प्यार करना चाहता था, लेकिन बीवी तो भाव ही नहीं दे रही थी। दरअसल हुआ ये था कि कबीर का वेट करते छाया को नींद लग गई थी। कबीर जैसे ही आया तो उसे अपनी बीवी का चांद सा मुखड़ा नजर आया। वो छाया को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही उसे किस करने वाला था, छाया की नींद खुल जाती है और किसी अनजान के डर से उसे धक्का मार देती है और कबीर सीधा फर्श पर जा गिरता है और उसके बम में चोट लग जाती है। छाया जब कबीर का गुस्से से लाल चेहरा देखती है तो उसकी डर से हालत खराब होने लगती है। वो कबीर को उठाते हुए बोलती है, सॉरी, मुझे लगा पता नहीं कौन आ गया। लेकिन कबीर तो भाव खा रहा था। फिर क्या था, छाया भी उसको फुल पावर मोड में आके मनाने लगी।
लेकिन कबीर को तो मज़ा आने लगा था। वो उसको तंग कर रहा था। छाया को लगा कि शायद कबीर को काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई है, इसलिए वो भी मना रही थी और मनाते हुए वो बोल देती है, पति परमेश्वर, आप जो भी मेरी गलतियों की सज़ा देंगे वो मुझे मंजूर होगी। बस फिर क्या था, कबीर को मौका मिल गया। वो मौके पे चक्का मारते हुए बोलता है, तो फिर अगर बीवी जब तुम इतना कह ही रही हो तो मैं माफ़ कर देता हूँ, और तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हें मेरे बम पर दवाई लगानी होगी। बेचारी हमारी भोली भाली छाया ये भी मान लेती है। जैसे तैसे आँख बंद करके वो उसके सारे कपड़ों को उतार देती है और उसको दवाई लगाने को अपना हाथ आगे बढ़ाती है कि उससे पहले ही उसे अपनी पति का खूबसूरत सा चेहरा मिरर में दिखाई देता है, जो कि अपने 32 दांतों का प्रदर्शन कर रहा था। कबीर की मुस्कुराहट को देखकर छाया को तो अब सारा का सारा माजरा ही समझ में आ जाता है और वो पास में पड़ी कबीर की बेल्ट उठा के उसके दूसरे बम को भी लाल कर देती है। कबीर दर्द की वजह से एकदम से चिल्लाते हुए उठ जाता है और छाया को गुस्से से एकदम घूरने लगता है, लेकिन आज तो छाया उससे डबल गुस्से में उसे घूर रही थी। कबीर को भी सारा माजरा समझ आ जाता है कि उसकी इतनी भोली बीबी उतनी ही भोली नहीं है। वो छाया को हाथ लगाने को आगे बढ़ता ही है कि छाया उसे धक्का मार के गिरा देती है और उसके ऊपर बैठ के बोलती है, 1 महीने तक अगर तुमने मुझे हाथ भी लगा दिया ना तो मैं तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ दूंगी। और उसके ऊपर से उठ के बालकनी में जाने लगती है। लेकिन इंटरवल अभी ख़त्म नहीं हुआ था। हद तो तब हुई जब छाया ने वापिस आकर कबीर के शरीर को अपने हाथों में पकड़ के कस के दबा दिया और बेचारे कबीर की एकदम दर्द से चीखें निकल आईं। छाया आग लगा के वहाँ से चली गई, लेकिन बेचारा कबीर तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। छाया ने तो उसके लिए 1 महीने का फरमान सुना दिया, लेकिन उसे तो फिक्र इस बात की थी कि अगर इस 1 महीने में उनके दोनों भाइयों में से किसी ने ज़्यादा मेहनत कर ली और वो बाप बन गया तो बेचारे को इस बात की फिक्र थी कि उसे सबसे पहले बाप बनना है। इसलिए वो छाया के आगे पीछे लाला लाला रोड़ी करते हुए घूम रहा था, लेकिन वो उसे देख भी नहीं रही थी। देखे भी क्यों, बेचारी। क्या कबीर बिना कपड़ों के उसके सामने ऐसे घूम रहा था जैसे वो 2 साल का बच्चा हो। थैंक यू दोस्तों कल के कमेंट के लिए। जल्दी ही कुमकुम और अक्षत भी मिल जाएंगे। तब तक छाया और कबीर की लड़ाई को एंजॉय करो। क्या करेगा कबीर छाया को आखिर मनाने के लिए? अच्छा लगे तो कमेंट कर देना। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।